हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो प्रारंभ करेंगे। देखिए, मैं दो तरीके से जो है आपको पूरा कृषि जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। पहला तरीका है पुस्तक से, जो आपकी पुस्तक है उसको हम पूरा अच्छे से एक एक शब्द को देखेंगे। जहाँ से एग्जाम में आपके 12th राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है या जेट परीक्षा में आ सकता है, उस पर मैं बात करूँगा। जहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से वन लाइनर बन सकते हैं, जहाँ से डेफिनेशन बन सकती है, उन सभी पर चर्चा मैं करूँगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पादप प्रजनन, पहला चैप्टर जो है ना। और हाँ, शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको अलग से, जैसे एक चैप्टर पूरी जब पुस्तक हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसको देखते हैं। तो देखिए, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जो आपकी पुस्तक है उसी को बहुत अच्छे से जो है हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बनाया। इसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विधियाँ बताई। यहाँ तक तो बेसिक बात है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन से कोई एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से आएगा, निल्सन अहेल और उनके सहयोगी ने 1900 के आसपास एकल पादप वर्ण सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि का विकास किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकल पादप वर्ण का विकास करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? निल्सन अहेल। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया भाई, है ना। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे वो वन लाइनर आए, आपको करना है। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। फिर उसके बाद जो है जॉनसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि बताइए प्योर लाइन सिद्धांत यानी कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जॉनसन थे। अब देखो क्या होता है, ये हमारा जो है पार्ट नहीं है अभी, आगे यदि इस चैप्टर में होगा तो उसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। फिर देखो इसके बाद जो है वैज्ञानिक आए मेंडल। वैसे देखा जाए तो आपकी 12वीं की पुस्तक में क्या है, शॉर्ट में दिया है। बाकी रिसर्च में बात करें तो बहुत वैज्ञानिक आए थे, है ना। लेकिन अब आपकी पुस्तक के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। यहाँ से बनता है क्वेश्चन नंबर 3 कि मेंडल ने 1856 में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन बनता है कि वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना है किसने किया, मेंडल ने किया था। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक मेंडल थे। इन नियमों की 1900 में पुनः खोज हुई थी। देखिए मेंडल भाई साहब क्या है, 1856 में वंशागति के जो नियम हैं, यानी कि वंशागति के नियम का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी लक्षण है, कोई भी गुण है, वो अपने पिता से उसकी संतान में जाना, है ना। तो ये जो है वंशागति के नियम हम कह सकते हैं, इस टाइप का था। और इनकी जो है क्योंकि ये नियमों की खोज करके और रिसर्च पेपर में पब्लिकेशन में छाप के और चल बसे। लेकिन बाद में सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, डी व्रीज था, टॉरेंस था। उन वैज्ञानिकों ने जो है क्या है, मेंडल के जो नियम थे, मेंडल ने जो रिसर्च की थी, मेंडल ने जो खोज की थी, उनको पुनः खोजा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल के जो नियम थे उनको पुनः कब खोजा गया था, किस वर्ष खोजा गया था? तो 1900 में खोजा गया था। इसके बाद जीन अनन्य क्रिया यानी कि जीन इंटरेक्शन, लिंकेज आदि की खोज हुई। ये बेसिक चीज़ हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखो 8 लाइन से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाइए, देखो, तथा यह ज्ञात हुआ कि जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। जब रिसर्च हुई तब पता चला कि जो जीन होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर होते हैं। बेसिक बात है, कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। इन पादप प्रजनन के सिद्धांत
एवं विधियों का उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों में अविस्मरणीय कार्य हुआ है। उदाहरण के लिए गेहूं की बोनी किस्म, भाई आप देखेंगे तो गेहूं की बोनी किस्म जो हैं, इनकी वजह से ही हमारे भारत देश में हरित क्रांति आई थी। और ये जो बोनी किस्में हैं, ये पादप प्रजनन की सिद्धांत विधियों के द्वारा विकसित की गई थी। और इन्हीं बोनी किस्म का हम बात करें तो बोनी किस्म में एक बोनी जीन डाली गई थी। और वो जीन कहाँ से आई थी? एक गेहूं की एक किस्म थी नॉरिन 10, उस नॉरिन 10 जो गेहूं की किस्म थी उससे एक जीन निकाली गई बोनी जीन। उस बोनी जीन से नई किस्में बोनी किस्म, और इन्हीं किस्मों की वजह से हमारे भारत देश में 1966 के आसपास जो है हरित क्रांति आई थी। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है गन्ने का नोबलीकरण। भाई गन्ने का नोबलीकरण है, जो हमारा भारतीय गन्ना था उसमें सुधार किया गया। जो हमारे भारतीय गन्ना था उसमें चीनी की मात्रा कम थी, तो इसलिए उस गन्ने को, भारतीय गन्ने को दूसरे सेटेरम ऑफिशिनेरम जो गन्ना था उससे संतरण किया गया। और सेटेरम ऑफिशिनेरम में जो चीनी उच्च पैदा करने की जो गुण था, उस गुण को हमारे भारतीय गन्ने में डाला गया था। तो यही क्या है? गन्ने का नोबलीकरण है। जो है टी वेंकट रमन जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम जुड़ा हुआ है इनसे। संकर मिलेट, कपास की संकर किस्म जो है H4। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कपास की पहली संकर किस्म, तो याद रखना है कपास की पहली संकर किस्म कौन सी थी? H4 थी, जिसको 1970 में C.T. पटेल ने खोजा था या विकसित किया था। खोजा नहीं, विकसित किया था। तो ये याद रखें। तो यहां से आप एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, ये बाकी की बेसिक बात थी। ठीक है, फिर बाकी ये सब जो है यहाँ फालतू की बात दे रखी है यहाँ पर। ये देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ गया। भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के पास जो है भारत में खाद्य उत्पादन इसलिए बढ़ गया क्योंकि हरित क्रांति आई थी। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु कृषि योग्य भूमि को जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः इसके लिए अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक बात है भाई, आपको पता है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भूमि जो है हमारे भारत देश के पास जितनी ज़मीन है उसको बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उसमें अच्छी पैदावार कर सकते हैं और लोगों का पेट भर सकते हैं। पादप प्रजनन द्वारा उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। बेसिक बात है। अब यहाँ से अब आपको परिभाषा जरूर लिखनी होगी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए, तो आप आपके अनुसार कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पादप प्रजनन से रिलेटेड ही लिखना। जैसे कि इन्होंने पुस्तक जो है लिखा हुआ है कि पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है। भाई पादप प्रजनन में क्या कर रहे हैं? देखो भाई, पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से पौधों को क्या बनाया जाता है? आर्थिक महत्व का, ताकि वो अच्छी उपज पैदा कर सकें, उससे आमदनी भी हो सके। और यही क्या है? पादप प्रजनन है। पादप प्रजनन की तकनीक ही है जिनकी वजह से आज हमारे देश में इतना अच्छा उत्पादन हो रहा है। हमारे देश में खाद्यान्न का बहुत उत्पादन हो रहा है, कारण पादप प्रजनन की तकनीकों के द्वारा अच्छी किस्म, उपज देने वाली किस्म, गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना, नई नई तकनीकों का विकास करना। तो ये याद रखना है। चाहे तो आप इस डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। बाकी अपने और एक और डेफिनेशन दी हुई है, फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। यानी कि देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था गेहूं की बोनी किस्म। तो बोनी किस्म में हमने क्या किया? हमने जीन लिया, बोना जीन लिया,
बोले बोना जीन कहाँ से लिया? हमने नॉरिन 10 गेहूं नॉरिन 10 जो किस्म थी उससे हमने जीन लिया बोना। उस बोने जीन को दूसरी अन्य प्रजाति में डाला और नई किस्मों का विकास किया। वो किस्में अधिक उपज वाली थी। तो यही क्या है कि फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया, हम यानी कि मानव खुद के लिए जो है उसको उपयोगी बना रहा है ताकि उपज अच्छी हो सके। तो यही क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। फिर उसके बाद जो है पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों विधियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखो, अब हमारे जो है जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता बता दिया। अब देखो ऑब्जेक्टिव, पादप प्रजनन के उद्देश्य। अब यहां से आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का बन सकता है, 2 नंबर का बन सकता है। यहां से वो दे सकता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। यदि आपको वो 2 नंबर में दे तो 4 उद्देश्य लिख देना। यदि वो आपको 1 नंबर में दे तो आप क्या करना? उद्देश्यों के नाम लिख देना, जैसे अधिक उपज, उत्पाद के गुणों में सुधार, ऐसे लिख देना। समझ रहे हो? तो हालांकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए पादप प्रजनन का यदि मैं उद्देश्य की बात करूं तो पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य अधिक उपज। भाई सबसे पहला उद्देश्य है अधिक उपज। उपज अच्छी होनी चाहिए, ये पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य। भाई उपज ही नहीं होती तो मतलब ही क्या है ना? तो ये ध्यान रखना है। विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि स्थानीय जो लोकल किस्म थी, हमारे दादा बाबा परदादा जिन किस्मों को बोते थे, जिन लोकल किस्मों को बोते थे, उन किस्मों में सुधार किया गया। किसके द्वारा? पादप प्रजनन के द्वारा। और नई किस्में जो अधिक उपज दे सकती हैं ऐसी किस्मों का जो है विकास किया गया। उन्नत किस्मों का बीज बुआई के लिए उपयोग करने मात्र से उपज में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। यानी कि ये बात कही जा रही है कि आपने जब अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उसकी नई किस्म उत्पादित की तो ये 100% है कि क्या होगा? जो उपज है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो यही बात इसमें बोली जा रही है प्यारे विद्यार्थियों कि अधिक उपज विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है। आपसे एक लाइन में यह भी पूछा जा सकता है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तब आपको उत्तर देना है। उत्तर डैश लगा के आपको लिखना है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक उपज वाली किस्मों का निर्माण करना। क्या लिखोगे? अधिक उपज वाली किस्मों का निर्माण करना। मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा तब आपको और मजा आएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है वीडियो को शेयर करो। जिसने भी हमारा 12वीं कृषि विज्ञान का कोर्स नहीं खरीदा है वो कोर्स खरीदो और अपनी तैयारी जारी रखो। भाई उत्पाद के गुणों में सुधार करना, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि उत्पाद का गुण, जैसे देखो अब रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए गेहूं में ग्लूटेन अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए और उस ग्लूटेन की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो पादप प्रजनन की तकनीक के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा किया, इसका मतलब आपने उस फसल के गुणवत्ता में आपने सुधार किया। यहां पर उपज की बात नहीं, गुणवत्ता की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, दालों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। दालों में, भाई दालों से हमें क्या मिलता है? बोले सर दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा सकते हैं हम पादप प्रजनन, और बढ़ाया भी है। यही तो कह रहा है उत्पाद के गुणों में सुधार करना।
ये हमारा उत्पाद दाल, इसका गुण क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा, और प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो अधिक होनी चाहिए। और देखो क्या लिखा है, अधिक उपज के साथ साथ उत्पाद अन्य गुणों में भी उत्तम होना चाहिए। उत्पाद उपभोक्ताओं के आशाओं के अनुरूप होने पर किसान को उसके उत्पाद के लिए आर्थिक लाभ मिलता है। बात ये कह रहा है कि अधिक उपज तो होनी चाहिए, साथ में उसका जो गुण है, उस उत्पाद के गुणों में क्या है, उत्तम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। भाई अच्छा गुण होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, तभी तो किसान को पैसा ज्यादा मिलेगा। यही तो कह रहा है। उत्पाद उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप होने पर, उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप होने पर मतलब जो खरीद रहा है, खरीदने वाला कौन हो गया? उपभोक्ता। जो उसको खा रहा है वो, भाई वो क्या चाहेगा? अब जैसे मैं खेती नहीं करता, लेकिन मुझे फल चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, तो गेहूं में ऐसे थोड़ी है कचरा गेहूं खरीद लाऊंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का गेहूं चाहिए होगा, अच्छी क्वालिटी का मुझे चावल चाहिए होगा, अच्छी क्वालिटी की मुझे दाल चाहिए होगी, है ना? तो ये सब जो है हम क्या है, पादप प्रजनन की विधियों से हम ऐसा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मीठी मक्का, कपास में लंबा और शक्तिशाली रेशा। अब एक तो कहाँ कपास में छोटे रेशे और कहाँ कपास में एक बड़े और लंबे रेशे, शक्तिशाली रेशे, मजबूत रेशे। तो बताओ अच्छा कौन? बोले गुरुजी लंबा रेशा अच्छा होता है। तो उसकी गुणवत्ता में, क्वालिटी में चेंजेस आया कि नहीं आया? बोले आया सर। फलों के आकार और स्वाद में, एक तो कहाँ सेब, छोटा सा सेब, छोटा सा आम, इत्तू सा आम, मजा आएगा क्या? एक बढ़िया स्वादिष्ट एकदम चमकीला आम, तो बताओ कौन सा बढ़िया लगेगा? एकदम बड़ा चमकीला और स्वादिष्ट आम हमें बढ़िया लगेगा। इसका मतलब हमने पादप प्रजनन की तकनीक के द्वारा क्या किया? आम की गुणवत्ता में चेंज कर दिया, उसके आकार में चेंज कर दिया। फलों में आकार और स्वाद में चेंज करना, दालों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, तिलहनों में तेल की मात्रा को बढ़ाना। भाई सीधी सी बात है, एक तो जहां सरसों, जैसे सरसों है, एक तिलहनी फसल है, सरसों के तेल में 19% तेल है और एक में 37% तेल की मात्रा है। तो बताओ बढ़िया कौन? बोले 37%। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई पादप प्रजनन की तकनीक का उपयोग करके नई किस्म को उत्पादित किया गया होगा और उसी का वो जो है हम कह सकते हैं उपज होगी। समझ रहे हो? तो ये बहुत बेसिक चीज हैं, आप पढ़ोगे तब इजी वे में समझ में आ जाएगी। आ जाओ और चलिए फिर अगला देखिए, हम और क्या कर सकते हैं? बोले पादप प्रजनन से हम ऐसी किस्मों का विकास कर सकते हैं जो कीटों के प्रति रोगरोधी हो, जो रोगों के प्रति। भाई आपकी जो है, आपके खेत में फसल है और फसल पर जो है कीट का भी प्रकोप हो रहा है और आपके जो है बीमारी भी लग रही है। अब आप क्या करते हो? आप पादप प्रजनन की ऐसी तकनीक विकसित करते हो, उस तकनीक के द्वारा ऐसी किस्म आप ले आते हो जो कीट रोधी हो जाए। तो बताइए कीट रोधी यदि हो रही, क्या उस पर कीटों का कोई प्रभाव पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा, है ना? बोले नहीं पड़ेगा। देखो आप बीटी कपास, जैसे बीटी कपास पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अमेरिकन जो सुंडी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने ट्रांसजेनिक तरीके से जो है जीन का यूज करते हुए एक बैक्टीरिया से हमने जीन लिया और कपास में डाला और बीटी कपास कहलाया। और ये सब क्या है? पादप प्रजनन है। भाई बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से पादप प्रजनन से ही रिलेटेड है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये पादप प्रजनन के द्वारा ही संभव है। तो ये देखिए, कीट और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। रोगों व कीटों से फसलों की हानि रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से उत्पादन अधिक और स्थिर होता है। भाई सीधी सी बात है,
यदि कोई आपने पादप प्रजनन की तकनीक का उपयोग करके एक नई किस्म ऐसी विकसित की जो जिस पर ना तो कीट लग रहे ना उस पर रोग व्याधि का कोई प्रभाव पड़ रहा, तो बताओ ये फायदेमंद है कि नहीं है? बोले सर ये फायदेमंद है। तो ये भी हम पादप प्रजनन के द्वारा कर सकते हैं, ये उद्देश्य है। और देखिए, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी विद इंक्रीज, है ना। आगे बढ़ते हैं। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, तो देखिए क्या हेडिंग थी अपनी, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। अब इसमें क्या है, नई किस्मों द्वारा खाद और उर्वरकों तथा सिंचाई आदि का पर्याप्त उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होना चाहिए। 1 सेकेंड। हाँ, यानी कि पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास होना चाहिए, ऐसी उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस पर खाद की कम आवश्यकता हो, उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता हो, ताकि कम सिंचाई में कम पानी की मात्रा में भी वो अच्छी उपज दे सके। ये भी आप कर सकते हो। फिर आ जाइए शीघ्र पटना, है ना, शीघ्र पटना, अर्ली मैच्योरिटी। अब बहुत सी ऐसी, जैसे देखो फसलों में जल्दी पकने वाली किस्में अधिक उपयोगी होती हैं। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान गेहूं फसल चक्र संभव हो सका है। एक तो पता चला धान की जो है, धान की एक कोई किस्म है, वो एक तो पक रही है आपके जो है 150 दिन में, और एक पक रही है 120 दिन। तो बताइए कौन सी बेस्ट हो रही? एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बेस्ट हो रही, ये नहीं हो रही। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसी किस्में बनाई जा सकती हैं? यस, बनी हुई हैं, ऐसी बहुत किस्में बनी हुई हैं, ऐसी नई नई किस्में आ चुकी हैं फसलों की, सब्जियों की, जो जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं और जल्दी खाने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, और फिर इसमें समय की भी बचत होती है। दूसरी फसल लगा लो, धान के बाद गेहूं लगा लो, बढ़िया गेहूं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये याद रखें, अर्ली मैच्योरिटी। फिर उसके बाद और देखिए, समकाल पटना, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से संपूर्ण फसल की कटाई एक बार नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ फसलें जैसे मूंग, उड़द आदि में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास अत्यंत आवश्यक है। ये ध्यान रखना है। अब सोचो, आजकल तो क्या है, मूंग और उड़द की अब किस्में कैसी आ रही हैं जो एक साथ पकती हैं। पहले जो किस्में चलती थी हमारे बाबा दादा के टाइम पर, कोई किस्में तो आधा खेत में अभी पक रही हैं, कुछ समय बाद पक रही हैं, कुछ समय बाद, बड़ी दिक्कत आती थी, कटाई 3-4 बार करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पादप प्रजनन की तकनीकें आ चुकी हैं और उन तकनीकों के द्वारा नई किस्मों का विकास हो चुका है, और वो किस्में एक साथ पकती हैं और एक साथ उनकी कटाई हो सकती है, थ्रेसिंग हो सकती है। क्या कारण रहा? पादप प्रजनन की वजह से ऐसा संभव हो पाया। तो याद रखना है, समकाल पकना, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए क्या है, प्रकाश, फोटो इनसेंसिटिविटी। अब इसको बहुत शानदार वाला टॉपिक है। प्रकाश असंवेदिता, किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास आवश्यक है। इसका मतलब समझिए, आपने देहरादून यानी कि यूके, उत्तराखंड में कोई फसल बोई, कोई किस्म यहां पर जो है आपने बोई। अब आप चाहते हैं उसको राजस्थान में भी बोना। कहां पर? राजस्थान में आप इसी किस्म को बोना चाहते हैं। पता चला आप लेके आए उस किस्म को देहरादून से, और राजस्थान में आपने देखा कि यार ये तो हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये जो किस्म है ये सर्दी वाली शीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त थी, राजस्थान के जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं थी।
लेकिन आज पादप प्रजनन की तकनीकों के द्वारा ऐसा संभव है। आज देहरादून यूके में उड़ने वाली जो किस्में हैं वो राजस्थान में भी अच्छा उत्पादन दे रही हैं। कारण क्योंकि उनको क्या कर दिया गया है, उनको प्रकाश असंवेदी बना दिया गया है। फोटो इनसेंसिटिविटी उनमें जो है ला दी गई है, यानी कि प्रकाश की अवधि का, प्रकाश के ड्यूरेशन का उन किस्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी किस्में ला दी गई हैं। आपका मन है मध्य प्रदेश में बोइए, बढ़िया उपज देगी, राजस्थान में बोइए, बढ़िया उपज देगी। ऐसी बहुत सी फसलों की किस्मों को विकसित किया गया है जिन पर प्रकाश का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जलवायु का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये कारण हो पाया है पादप प्रजनन की तकनीकों के द्वारा। यही उसका उद्देश्य है, ऐसा किया गया है। और आ जाइए, और क्या कह रहा है। डोरमेंसी, कुछ फसलें, पहले तो समझिए डोरमेंसी क्या है। डोरमेंसी ये है कि कोई भी जो फसल है उस फसल का एक बीज होता है। फसल आपने काटी, काटने के बाद आप उस फसल के बीज को तुरंत आप बोइए, तुरंत वो नहीं उगेगा, तुरंत वो उग भी नहीं सकता। आपने सब बढ़िया कंडीशन दे दी, पानी भी दी, सब कुछ जैसा बीज के उगने के लिए चाहिए वो दे दिया, वो बीज नहीं उगेगा। तब तक नहीं उगेगा जब तक भी अपनी वो डोरमेंसी कंप्लीट नहीं कर लेता है, प्रसुप्ति को कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक। तो याद रखना है, हर एक बीज में फसल कटाई के बाद एक डोरमेंसी पीरियड होता है। उस प्रसुप्ति काल के बाद ही वो बीज अंकुरित हो सकता है। किसी में वो 1 महीने का हो सकता है, किसी में वो साल भर का हो सकता है, किसी में 2 साल का हो सकता है कि 2 साल के बाद ये बीज अंकुरित होगा। तो यही क्या होती है, डोरमेंसी होती है। अब देखिए, कुछ फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं आदि में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती, अतः पकते समय बरसात होने पर उनके बीज वाली ही अंकुरित हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बाजरे में बाली आ चुकी है। बाजरे में क्या है, ये आपका बाजरा खड़ा है और इस बाजरे में ये बाली आ चुकी है, और बाली आने के बाद क्या हो गई, बरसात हो गई। क्या हो गई लाडलो, बरसात हो गई। तो कई बार आप देखते हैं कि बरसात होने पर 4-5 दिन लगातार बरसात होने पर बाजरे में अंकुरण, बाजरे की बाली में अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, जिसका कारण क्या है, डोरमेंसी का ना होना। खेत में ये बाली खड़ी है और यहां बरसात हो रही है और बाली अंकुरित हो गई। 4-5 दिन बरसात हुई और बाली अंकुरित हुई। बाली में क्या थे, बाजरे की जो बाली थी उसमें बाजरा था, बीज था, और वो अंकुरण हो गया, वहीं बाली में ही अंकुरित हो जाता है। ये कई बार मैंने भी देखा है, बहुत बार हुआ है। तो पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास किया गया है, किया जा रहा है जिनमें डोरमेंसी हो। जहां पर डोरमेंसी की आवश्यकता है वहां डोरमेंसी हो, जहां पर डोरमेंसी की आवश्यकता नहीं है वहां डोरमेंसी हटाई भी रही है पादप प्रजनन के द्वारा, है ना। ये ध्यान रखना है। यही इसमें क्या बात बोली है कि कुछ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं आदि में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है, अतः पकने के समय बरसात होने पर उनके बीज वाली ही अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्ता वाली किस्मों का विकास महत्वपूर्ण है। ऐसी किस्मों का विकास महत्वपूर्ण है जिनमें डोरमेंसी हो। समझ रहे हो, ऐसा किसके द्वारा संभव है, पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन का ये भी एक उद्देश्य रहा है। फिर उसके बाद नई ऋतुओं के लिए किस्में देखिए। कुछ फसलों को वर्तमान नए मौसम में उगाया जा रहा है, जैसे मक्का को खरीफ में, रबी में, जायद में भी उगाया जा रहा है। आप मक्का को देखोगे, आप सूरजमुखी को देख लो। सूरजमुखी खरीफ, रबी, जायद। खरीफ का मतलब बरसात, रबी का मतलब सर्दी, और
जायद का मतलब गर्मी, तीनों मौसम में उगाया जा रहा है। ऐसा क्यों संभव है? पादप प्रजनन की वजह से ऐसा संभव है। नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये ध्यान रखना, ताकि उन पर कोई भी, अब मक्का को पहले जनरली खरीफ में बोया जाता था, बरसात के मौसम में मक्का हुआ करती थी, लेकिन आज मक्का को आप बरसात में बोलो, आज की जो किस्में हैं उनको आप सर्दी में बोलो, आप चाहे वो गर्मी में बोलो, ऐसी किस्मों का विकास हो चुका है। कारण पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन के द्वारा नई ऋतुओं के लिए, नए मौसम के लिए किस्मों का विकास किया जा रहा है। क्लियर है? यह भी एक उद्देश्य रहा है। और देखो, चलिए, सूखा एवं लवण रोधता यानी कि ऐसी किस्मों का विकास आप देखें, इसको पढ़ लेते हैं पहले। देश की अधिकांश लगभग 70% खेती असिंचित है। असिंचित का मतलब बरसात पर आधारित है ना। और अधिकांश भूमि में लवणों की अधिकता है, लवण साल्ट की अधिकता है, लवण की अधिकता है, Na सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट है ना, इन आयनों की अधिकता है। अतः इन क्षेत्रों के लिए सूखा और लवण रोधी किस्मों का विकास आवश्यक है। ये क्यों संभव है? बहुत से, देखो आप राजस्थान में देखो, राजस्थान में आप देखो सूखा, और आप राजस्थान की मिट्टी देखोगे तो मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी लवण युक्त है, राजस्थान की मिट्टी सूखी है। ऐसी मिट्टी में यदि आपको खेती करनी है तो आपको ऐसी किस्म का विकास करना होगा जो सूखा और लवण के प्रति रोधता हो, उसमें रेजिस्टेंट हो, उसमें सहन करने की क्षमता हो। जैसे ढेंचा में खूब सहन करने की क्षमता है, ढेंचा में सूखा और लवणता भी सहन करने की क्षमता है, मूली में है लवणता सहन करने की क्षमता, है ना। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। तो ये भी एक पादप प्रजनन का उद्देश्य है। फिर उसके बाद देखिए, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। इसका मतलब है कोई ऐसी फसल की किस्म जिसमें कोई जहरीला पदार्थ है, उस जहरीले पदार्थ को हटा दो तो वो किस्म, वो फसल उपयोगी हो जाएगी। ऐसा क्यों संभव है? पादप प्रजनन की वजह से। कई फसलों में कुछ अविषालु यानी कि टॉक्सिक, जहरीले पदार्थ होते हैं। उदाहरण, सरसों के तेल में मौजूद इरूसिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से आपका वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इरूसिक अम्ल किस में पाया जाता है? सरसों के तेल में। या क्वेश्चन बन सकता है, सरसों के तेल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? अविषालु पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? इरूसिक अम्ल। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसी फसलों की उन्नत किस्मों को इन पदार्थों से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो पादप प्रजनन की तकनीकों का उपयोग करके हमने सरसों की जो किस्में हैं उनसे हमने इरूसिक अम्ल की मात्रा कम कर दी है। आज की डेट में इरूसिक अम्ल की मात्रा क्या है? बहुत कम है। जो नई किस्में आ रही हैं मार्केट में सरसों की, उनमें विषैले पदार्थ की मात्रा क्या है? कम है। तो ये याद रखना है। तो ये पादप प्रजनन के द्वारा संभव है। क्लियर है? तो ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद अविसरण, विसरित ना होने वाली किस्मों का विकास मूंग, उड़द, सरसों जैसी फसलों में काफी उपयोग होगा। अब पादप प्रजनन का यह भी उद्देश्य है कि हमें, जैसे मूंग है, अब मूंग की कोई आपने फसल लगा दी, उस फसल में जब वो पकाव पर होती है, फसल क्या होती है? पकाव पर होती है। तो फसल में जो उसकी जो फली होती हैं, फसल की क्या होती हैं? फली जो होती हैं, जो पकाव पर होती हैं, वो चटकने लगती हैं। क्या होती हैं? उनमें चटकन हो जाती है।
क्या हो जाती है, चटकन, चटकने लगती हैं, और जब चटकने लगेंगी तो वो चटक जाएंगी, तो उसमें जो उपस्थित जो बीज है या उसमें उपस्थित जो उपज है वो खेत में फैल जाएगी। तो बताओ किसान को हानि होगी, बोले हानि होगी। तो हमें इस पर काम करना है, और यही पादप प्रजनन का एक और उद्देश्य है कि ऐसी किस्मों का विकास, ऐसी हमें किस्में लानी है मार्केट में जिससे वो विस्तृत ना हो, उनकी जो फली है उनमें चटकन पैदा ना हो, ऐसी किस्मों का विकास करना भी अपने आप में एक पादप प्रजनन का उद्देश्य रहा है। समझ गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास रही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और बता दूं, आप के लिए बहुत शानदार वाला जो है कंटेंट एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है, दिया जाएगा। इसके शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को परचेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।